हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर 22 जो है उसको हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया है, जो कि कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या फिर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात करता है। हमने पिछले लेक्चर में जो है डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने ये देख लिया कि यहाँ पर क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर कैसा रहता है और यहाँ पर बारिश वगैरह कैसी है। हमने ये भी बात करी कि यहाँ पर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स जो हैं देखने को मिलते हैं, जो हमें ट्रॉपिकल वाले रीजन के क्लाइमेट में देखने को नहीं मिलते। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट दी नेचुरल वेजिटेशन, कि यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी थोड़ा पोर्शन जो है हम लोग आज कवर करेंगे, और बाकी बचा हुआ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड को। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन इस तरीके के क्लाइमेट का जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब कि साल में एक बार या एक सीजन में अपने जो पेड़ है वो अपने पत्ते क्या करेंगे, गिराएंगे। द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन। तो किस सीजन में जो पेड़ है वो अपने पत्ते गिराते हैं, दैट इज कोल्ड सीजन में। एंड दिस इज एन अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड फ्रॉस्ट। क्योंकि देखिए, अगर विंटर में स्नो रहेगा, मतलब विंटर में स्नो होगा और फ्रॉस्ट अगर होगा और पत्ते अगर होंगे, तो क्या होगा कि पत्तों के ऊपर जो है बर्फ जम जाएगी, है ना। फ्रॉस्ट वगैरह जो है वो जम जाएगी, तो उससे पेड़ को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उससे पेड़ वगैरह भारी हो जाएगा, पेड़ गिरने के चांस भी रहते हैं। तो इसलिए उसी चीज को अडेप्ट करते हुए इन पेड़ का क्या अडेप्टेशन है, वो ये है कि ये सर्दियों के दिनों में अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं। जो ये शेडिंग ऑफ लीव्स है, यानी कि जो पत्ते गिरना शुरू होता है, वो ऑटम से ही शुरू हो जाता है ना। ऑटम को तो हमने पहले भी आपको बताया है, पतझड़ जिसको बोलते हैं ना, पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। उस समय जो लीव्स है दे स्टार्ट फॉलिंग एंड दे आर स्कैटर्ड बाय द विंड्स, है ना। पत्ते गिर रहे हैं और अगर हवाएं चल रही हैं तो फिर क्या होगा कि वो पत्ते फैल जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो जमीन में क्या देखने को मिलेगा, गोल्डन ब्राउन लीव्स देखने को मिलेंगे, और जो ब्रांचेस हैं वो अब कैसी हो चुकी होंगी, नेकेड हो चुकी होंगी, है ना, क्योंकि उनके ऊपर अब पत्ते तो है ही नहीं, सिर्फ ब्रांचेस तने ही तने दिखेंगे। तो दिस प्रेजेंट अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। व्हेन दे आर इन लीफ, द डेसिडुअस ट्रीज हैव टिपिकल राउंडेड आउटलाइंस विद थिक ट्रंक्स। मतलब जब इन डेसिडुअस ट्रीज के ऊपर पत्ते होते हैं तो ये टिपिकल राउंडेड लगते हैं, है ना। इनकी जो आउटलाइन है वो राउंडेड से दिखती है, और थिक ट्रंक यानी कि जिनके तने होते हैं वो काफी मोटे हैं, एंड आउट स्प्रेडिंग ब्रांचेस दैट यील्ड वैल्यूएबल टेम्परेट हार्डवुड। तो आउट स्प्रेडिंग ब्रांचेस मतलब बाहर की तरफ को निकलने वाली इनकी तने होती हैं, शाखाएं होती हैं, और इसमें से काफी ज्यादा वैल्यूएबल टेम्परेट का जो टेम्परेट रीजन का है और हार्डवुड मिलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट या कॉमन स्पीशीज जो है दे आर ओक, है ना, एल्म, एश, बिर्च, बीच, पॉपुलर एंड हॉर्नबीम। उसके बाद अगर कुछ वेटर एरियाज की हम बात करें, मतलब जहां पर ज्यादा बारिश वगैरह होगी, तो वहां पर फिर विलोज, एल्डर और एस्पेन, इस तरीके की चीजें जो है वो इस तरीके की स्पीशीज प्रजातियां पाई जाती हैं। बाकी जगहों पर कुछ और स्पीशीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि चेस्टनट, साइकामोर, मैपल, लाइम, ये चीजें। अब अनलाइक द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, द डेसिडुअस ट्रीज अकर इन प्योर स्टैंड्स एंड हैव ग्रेटर लुम्बरिंग वैल्यू फ्रॉम द कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब प्योर स्टैंड का मतलब क्या है, जैसे अगर आप इसको याद करें, मैंने पहले ही बताया कि चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के केस में हमने बात करी थी कि वहाँ पर क्या है कि प्रजातियां बहुत हैं, स्पीशीज़ बहुत सारी हैं। हमने देखा था कि छोटे से एरिया में ही 200 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, और इतनी ज़्यादा प्रजाति होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर उनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए किसी एक प्रकार का पेड़ काटना है, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए किसी एक जगह पर 200 पेड़ है, तो एक प्रजाति का एक ही पेड़ होगा, फिर आपको ढूंढने के लिए उसको कहीं और जाना पड़ेगा, उस सेम स्पीशीज को, सेम प्रजाति के पेड़ को, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का केस है। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो डेसिडुअस ट्रीज है दे आर इन प्योर स्टैंड। प्योर स्टैंड का मतलब यही है कि एक ही प्रजाति के बहुत सारे पेड़ आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए जो लुम्बरिंग है, लुम्बरिंग का मतलब वही होता है कि पेड़ वगैरह को काटना कॉमर्शियल यूज के लिए, तो वो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ओपन नेचर ऑफ द फॉरेस्ट विद स्पार्स अंडरग्रोथ इज यूजफुल इन लॉगिंग ऑपरेशंस। अब ओपन नेचर ऑफ द फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा कैसे है, घने नहीं है, बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं है, और साथ ही साथ जो अंडर ग्रोथ है वो भी स्पार्स है, यानी कि कम है। अंडर ग्रोथ मतलब मैंने आपको बताया था कि पेड़ की छाया के नीचे जो भी छोटे मोटे कुछ घास वगैरह या कुछ छोटे पौधे वगैरह उगते हैं, दैट इज अंडर ग्रोथ।
तो अंडर ग्रोथ भी यहाँ पर कम है। तो इससे क्या फायदा है कि लॉगिंग ऑपरेशन आसान है। लॉगिंग ऑपरेशन मतलब कि पेड़ को अगर आप काटेंगे तो आप उसका ढेर लगा के रखते हैं, दैट इज नोन एज लॉगिंग। तो जगह है तो यहां पर आप वो भी कर सकते हैं। इजी पेनिट्रेशन मींस मच कॉस्ट कैन बी सेव्ड इन द मूवमेंट ऑफ द लॉग्स, है ना। और उसकी वजह से ये भी एक फायदा है कि लॉग्स की मूवमेंट जब होगी एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। द डेसिडुअस हार्डवुड आर एक्सीलेंट फॉर बोथ फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अभी इसका यूज क्या है, ये फ्यूल के तरह से भी यूज किया जा सकता है और इंडस्ट्रियल पर्पस भी इसका बहुत ज्यादा है। तस्मानिया की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेट यूकेलिप्टस है दैट आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फेल्ड फॉर लुम्बरिंग इंडस्ट्री। लुम्बरिंग इंडस्ट्री के लिए इसको भी गिराया जाता है, इसका भी यूज होता है ना। आपको पिछले चैप्टर से अगर हमने बात याद हो तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था कि यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जो तस्मानिया वाला रीजन है यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद अगर हम माउंटेन्स की तरफ को चले, हायर एरियाज की बात करें जैसे स्कैंडिनेवियन हाईलैंड्स हैं, या फिर आप रॉकीज में आ जाए, या फिर साउदर्न एंडीज, या फिर आपके न्यूजीलैंड के जो सदर्न एप्स वगैरह हैं वहां पर जो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय द कॉनिफर्स, है ना। कॉनिफर्स मैंने आपको बताया था जो नीडल शेप्ड के जिनके पत्ते वगैरह होते हैं, है ना, पाइन, फर, बिर्च, इस तरीके के जो है ना, सॉरी बिर्च आई थिंक नहीं होता है, पाइन है, फर है, ये तरीके की चीजें आपको वहां पर पाई जाएंगी क्योंकि वहां पर ठंडा है। तो विच कैन सर्वाइव हायर एल्टीट्यूड, ये ऐसे पेड़ है जो हायर एल्टीट्यूड को सर्वाइव कर सकते हैं एंड लोअर टेम्परेचर एंड पुअरर सॉइल्स। तो ऐसे सॉइल्स पर ये कॉनिफेरस ट्रीज जो है ये रह सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो आपने नेचुरल वेजिटेशन देख ली, बहुत ही सिंपल है। डेसिडुअस फॉरेस्ट है ज्यादातर जगहों पर, और हायर एरियाज में या हाईलैंड एरियाज में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉनिफर्स। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वो क्या है देखिए। अब a very large part of the deciduous woodlands have been cleared for fuel, timber और agriculture। ये जो deciduous के woodlands है, woodland मतलब जहां पर ये पेड़ वगैरह हो रहे हैं, उनको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी का या तो ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर टिम्बर मतलब मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए कैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए जमीन चाहिए तो आपको पहले क्या करने पड़ेंगे, जंगल काटने पड़ेंगे, तभी आप वहां पर खेती कर पाएंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने पेड़ काटे हैं। द डेंस पॉपुलेशन नेसेसिटेट्स द रिमूवल ऑफ द लोलैंड फॉरेस्ट पर्टिकुलरली फॉर द प्लॉज। अब ये एरिया भी जो है, अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एरिया भी जो है आपका नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर भी। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में भी वही चीज होगी कि एग्रीकल्चरल डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा खेती करनी पड़ेगी, और उसके लिए ज्यादा जमीन चाहिए। तो ज्यादा जमीन अगर चाहिए तो क्या करेंगे, जंगल काटेंगे, है ना। तो इसीलिए जंगल वगैरह काटे गए हैं। तो एक एग्जांपल यहां पर दिया है कि ब्रिटेन में सिर्फ ओनली 4% ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट जो है वो आज की डेट में बचे हुए हैं। मतलब जितने फॉरेस्ट वहां पर पहले हुआ करते थे उनका सिर्फ 4% ही फॉरेस्ट अब यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर बहुत ज्यादा लार्ज रेंज ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स, रूट क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। रूट क्रॉप्स मतलब जो आपकी जमीन के अंदर उगती हैं, जैसे पोटैटो इज अ रूट क्रॉप, है ना, रेडिश, कैरेट, ये सारे के सारे क्या होती हैं, दीज आर योर रूट क्रॉप्स। तो ये उगाई जाती हैं, और ये ज्यादातर होम कंजम्पशन के लिए यानी कि खुद के कंजम्पशन के लिए उगाई जाती हैं रादर देन फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नहीं करते ये लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नॉर्थ वेस्ट यूरोप विच इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट क्राउडेड पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हैज लिटिल सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में जो है वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड पार्ट ऑफ द ग्लोब है, मतलब यहां पर भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो वही बात है कि उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उनका कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो इसलिए इनके पास जितना भी ये प्रोडक्शन करते हैं, इनके पास खुद के लिए ही वो हो पाता है ना। मतलब खुद के लिए भी हो पाता है, या खुद के लिए भी कभी कमी पड़ जाती है तो इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कब करेंगे, जब आपकी खुद की पहले पेट भर गया होगा, तभी आप किसी और दूसरे को खिलाएंगे। आपका जब खुद ही पेट खाली है तो पहले आप अपनी भूख शांत करेंगे, है ना। तो वही चीज यहां पर है। तो इट इज इनफैक्ट द नेट इंपोर्टर ऑफ फूड क्रॉप्स। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स को इंपोर्ट करते हैं। मतलब जितना इनके वहां प्रोडक्शन हो रहा है उससे इनकी खुद की डिमांड ही पूरी नहीं होती है। स्पेशली वीट यहां पर आता है फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वीटलैंड्स फ्रॉम फॉर ब्रेड मेकिंग एंड अदर फूड आइटम्स। ब्रेड वगैरह बनाने के लिए और बाकी चीजें बनाने के लिए वीट वगैरह जो है वो यहां पर हर जगह से आता है। द रीजन डिफर्स फ्रॉम मेनी अदर्स इन इट्स अनप्रेसिडेंटेड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। अब यहां पर जो है इंडस्ट्रीज का एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है।
The countries are concerned in the production of machinery, chemicals, textile and other manufactured articles rather than agriculture, fishing or lumbering. Though these activities are well represented in some of the countries. क्योंकि ये इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एरिया है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ों के प्रोडक्शन में बिजी हैं. कैसे कि मशीनरी बना रहे हैं, है ना, केमिकल्स बना रहे हैं, टेक्सटाइल या फिर कुछ और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स बना रहे हैं. वो खेती नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, फिशिंग नहीं कर रहे हैं, लुम्बरिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं. ये चीज़ें वहाँ पर कम हो रही हैं. कुछ कुछ कंट्रीज में देखने को मिलेंगी, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, इसलिए इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बनाए जाते हैं. फिशिंग जो है दैट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन ब्रिटेन, नॉर्वे एंड ब्रिटिश कोलंबिया. ब्रिटिश कोलंबिया बेसिकली आपका जो ये मैंने आपको प्रेरीज वाला रीजन दिखाया था नॉर्थ अमेरिका में, है ना, उस तरफ है, जो रॉकीज माउंटेन है उसके साइड में, दैट इज योर ब्रिटिश कोलंबिया. Since the manufacturing aspects of geographical industrial geography will be dealt with in much greater detail in chapter 27. ये chapter 27 की जो बात लिखी है इसको आप कतई भी याद नहीं रखेंगे, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक अलग बुक है. जीसी लियोंग की और एक ऑथर की और मिला के एक अलग बुक आती है, दैट इज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. उसके बारे में दिया गया है, लेकिन वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जितना वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बात है या फिर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली बात है वो हमने जो अपनी क्लास 12th की 2 बुक पढ़ी है. कौन सी? एक तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और दूसरी पढ़ी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. बस वो उतनी हमारे लिए काफी है. ठीक है, उसमें हम इससे ज्यादा किसी और बुक को या फिर स्पेशली जीसी लियोंग की जो इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको कवर नहीं करेंगे, तो इस चीज को आप भूल जाइए. सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि वी शैल डील हेयर विद द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. तो यहां पर हम लोग जो है एग्रीकल्चरल एरियाज में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला जो है दैट इज मार्केट गार्डनिंग. ये मार्केट गार्डनिंग को हम लोग जो है इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं. इसका जो आगे का पोर्शन रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. दो मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड वेरेवर देयर इज लार्ज अर्बन पॉपुलेशन. ये मार्केट गार्डनिंग बेसिकली क्या है कि मार्केट के पास जो है वो गार्डन वगैरह बनाया जाएगा. गार्डन मतलब वहां पर फसल वगैरह उगाई जाएगी, क्रॉप वगैरह उगाई जाएंगी, दैट इज योर मार्केट गार्डनिंग. और उसमें भी फसल भी कैसी उगाई जाएंगी, जो बेसिकली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होंगी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें. ठीक है, दैट इज नोन एज मार्केट गार्डनिंग. तो क्या बोला जा रहा है कि हालांकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर मार्केट गार्डनिंग की जाएगी, बट नो वेयर एल्स इट इज सो हाईली स्पेशलाइज्ड एज इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप. लेकिन नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सबसे ज्यादा ये स्पेशलाइज्ड है, और किसी भी जगह पे इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है जितनी नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है. अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ऑल दी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी नॉर्थ वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, बेनेलेक्स, डेनमार्क, ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, मतलब हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है, एंड हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज. और इनकी जो जनसंख्या का घनत्व है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वो भी बहुत ज्यादा है. देयर आर मोर टाउन्स एंड सिटीज देन इन अदर कॉन्टिनेंट्स डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज. अब यहां पर जो टाउन्स हैं और जो सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, अगर हम और कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है. हालांकि इनका जो एरिया है, जो साइज है वो छोटा है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज बहुत ज्यादा है. अब इससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होंगी. तो डिमांड फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलेड, एग, मीट, मिल्क एंड फ्रूट्स विल बी ट्रिमेंडस. ये बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है. द सिटी ड्वेलर्स मतलब जो शहर में रहते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो वहां के सिविल सर्वेंट्स हैं, हु मेक अप द बल्क ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, कंज्यूम लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रेश प्रोविजंस डेली, एंड दीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय लोकल फार्मर्स इफ फ्रेशनेस ऑफ द प्रोड्यूस इज टू बी इंश्योर्ड. अब ये ऑब्वियस सी बात है, जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको क्या चाहिए, रोज का रोज सामान ताजा चाहिए, है ना, फ्रेश चाहिए. और फ्रेश उन तक वो सामान तभी पहुंच सकता है जब उनको कोई वहां का लोकल जो फार्मर होगा वो उनको चीजें प्रोवाइड कर रहा है. अगर चीजें कहीं बहुत दूर से आ रही हैं तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा वो खराब हो सकती हैं, उसमें फ्रेशनेस थोड़ा सा कम हो जाएगी. तो ये भी एक फैक्टर है. दूसरी बात यह है कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में इंटेंसिव मार्केट गार्डनिंग इज कैरिड आउट इन मेनी स्पेशलाइज्ड एरियाज, जैसे कि द वेल्स ऑफ यॉर्क एंड ईवशेम इन द यूनाइटेड किंगडम, वेयर क्लाइमेटिक, सॉइल एंड अदर फैक्टर्स बेस्ट सूट दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. तो इसका ये भी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग में स्पेशलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक, सॉइल और बाकी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस तरीके के एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, सूट करते हैं. फार्म्स जो है वो जनरली स्मॉल रहेंगे, छोटे रहेंगे.
लार्ज सिटीज के पास रहेंगे या इंडस्ट्रियल एरियाज के पास रहेंगे, सॉइल या तो सिल्टी हो, लोमी हो, पोर्टजलिक हो, आर केयरफुली मेंटेन एट हाई डिग्री ऑफ फर्टिलिटी, उसमें फर्टिलिटी जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा रहेगी। वेरी सेलेक्टिव फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप्स इन कल्टीवेशन, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज जो है वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होगा, है ना, मतलब कुछ भी नहीं डाल देना है, जिस हिसाब से क्रॉप है उस हिसाब से जो है फर्टिलाइजर का यूज किया जाएगा। फार्मिंग जो है वो इंटेंसिवली की जा रही है, मतलब मशीन्स वगैरह का यूज इसमें सब कुछ है, हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एम है, जो लक्ष्य है वो है हाई यील्ड। वो चाहते हैं कि जो पैदावार हो वो काफी ज्यादा हो और उसको फिर वो बेच के जो है मैक्सिमम कैश रिटर्न्स वगैरह उनको मिल सके। अब ये जो सारी की सारी क्रॉप्स है ना, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, दे आर पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब ये जल्दी खराब हो जाएंगी, तो इसलिए अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इंडिस्पेंसिबल। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बढ़िया नेटवर्क होना जरूरी है कि जैसे ही कोई भी इस तरीके का फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो फार्म से निकले, वो खेत से निकले, तो तुरंत वो मार्केट तक पहुंच जाए। तो उसके लिए गुड ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। प्रोड्यूस जैसे कि लेटेसेस, लेटेसेस बेसिकली काइंड ऑफ एक गोभी तरीके की होती है, पत्ता गोभी जैसी, है ना। कैबेज तो पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, टोमेटो मतलब पता ही आप सब लोगों को, टमाटर, ओनियन, है ना, प्याज, पीस मतलब मटर, फ्रूट्स, दे आर सेल्डम शिप्ड बट कन्वेड बाय हाई स्पीड कन्वेंस सच एज ट्रक्स और वैन्स। तो इनको शिप नहीं किया जाता, शिप मतलब ये बहुत दूर दूर तक नहीं जाती, शिप वगैरह का यूज इनमें नहीं करते, और इनको हाई स्पीड के कन्वेंस जैसे ट्रक है या वैन है उसके थ्रू भेजा जाता है। तो परहैप्स अ मोर एप्रोप्रिएट टर्म टू यूज इज द ट्रक फार्मिंग विच इज कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको जो है इस तरीके की फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी बोला जाता है। ये मैंने आपको एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर भी ये चीज बताई थी, वहां पर भी ये टर्म आया था ट्रक फार्मिंग। मैंने वहां पर भी बताया था कि ट्रक फार्मिंग का मतलब वही है कि जब आपका सामान या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो फार्म से निकले और वो मार्केट तक पहुंचने के लिए उसको ट्रक वगैरह का यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि और हाई स्पीड रोड ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, तो दैट इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। अब कुछ जगहों पर जहां पर वार्मर वेदर है या फिर बेटर सॉइल्स है, जैसे कि साउथ वेस्ट इंग्लैंड में, डेवॉन, कॉर्नवेल में, कैन ऑल्सो इंड्यूस फार्मर्स टू टेक टू मार्केट गार्डनिंग। वहां पर क्या है कि वो फार्मर्स को भी ये चीज बोली जा सकती है कि आप मार्केट गार्डनिंग करें। हालांकि वो थोड़ा सा क्या है कि जो मोर पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे थोड़ा रिमोट है, मतलब वैसे तो हमने बताया कि ये जनरली वहां पर होगी जो सिटीज के पास, टाउन्स के पास, इंडस्ट्रियल एरियाज के पास की जो जगह है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगहों पर जहां की सॉइल बेटर है और थोड़ा सा वेदर जो है तो गर्म है, तो वहां के किसानों को भी ये बोला जा सकता है कि वो मार्केट गार्डनिंग करें। अर्ली वेजिटेबल्स, अर्ली पोटैटोज, टोमेटोज जो है वो उगा सकते हैं, है ना। अर्ली वेजिटेबल्स मतलब जो जल्दी से फसल जिनकी जल्दी हो जाती है, अर्ली पोटैटोज मतलब जिनको जल्दी से उगाया जा सकता है ना। वो लंदन में आते हैं कैनरी आइलैंड से, चैनल आइलैंड से, फ्रॉम ब्रिटेनी इन नॉर्थ वेस्ट फ्रांस, इन सब जगह से इस तरीके की वेजिटेबल्स आती हैं। सिमिलरली बल्ब्स हैं या फ्लावर्स हैं फ्रॉम दी पोल्डरलैंड्स ऑफ द नीदरलैंड्स। एग्स, बेकन एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो डेनमार्क से आते हैं, फ्रॉम डेनमार्क, मतलब डेनमार्क से आते हैं, और वो कहाँ भेजे जाते हैं, सेंड टू द मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ यूरोप इन ऑलमोस्ट परफेक्ट कंडीशन फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। मतलब उनको इस तरीके से भेजा जाता है कि वो कंजम्पशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो हॉर्टिकल्चरल इंडस्ट्री है नीदरलैंड की, सो हाईली स्पेशलाइज्ड दैट डच ट्यूलिप्स एंड बल्ब्स आर फ्लोन बाय द KLM। KLM एक तरीके की डच एयरलाइंस है, वहां से वो लोग उसको दूर दराज में, रोम है ना, रोम मतलब आपका इटली थोड़ा सा दूर है, पेरिस भेजते हैं, ज्यूरिक, लंदन, इन सब जगह पर उनको वो भेजते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहां पर हाई स्पीड बोट्स जो है दे प्लाई अक्रॉस द बास स्ट्रेट डेली फ्रॉम तस्मानिया टू रश वेजिटेबल्स, टोमेटोज, एप्पल्स एंड बनानास टू मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज इन मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मेनिया है उसके बीच में एक वाटर बॉडी है, वो है बास स्ट्रेट। तो उस बास स्ट्रेट में क्या है कि हाई स्पीड बोट्स वगैरह रोज चलती हैं, और वो क्या करती हैं, तस्मानिया से ये सामान लेती हैं, वेजिटेबल, टमाटोज, एप्पल, बीन वगैरह, और ये ऑस्ट्रेलिया तक वो पहुंचाती हैं रोज के रोज। एंड इट इज नो वंडर दैट ऑस्ट्रेलियंस निकनेम्ड तस्मेनिया द गार्डन स्टेट। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस जो ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं वो तस्मेनिया को एक गार्डन स्टेट बुलाते हैं, क्योंकि वहां से उनको बहुत सारा सामान वगैरह, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वगैरह जो है वो रोज का मिल रहा है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने जो है नेचुरल वेजिटेशन की बात कर ली, और हम लोगों ने बात कर ली अबाउट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, थोड़ा सा उसमें हम लोग समझ चुके हैं अबाउट द मार्केट गार्डनिंग। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखेंगे।
क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है वो फिर थोड़ा सा लंबा है, उसको हम एक ही साथ कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर में उसको हम कवर कर लेंगे और अगले लेक्चर में हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है तभी आप लोगों को ये वीडियोस देखने को मिल पा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इनको शेयर करना तो ज़रूर से आप लिंक वगैरह शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर कोर्स को एक्सेस करने में आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर इनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपने जो भी सजेशंस या फीडबैक आप देना चाहें यहाँ से भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।